जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2026 के लिए असेसमेंट और एवेल्युएशन चैप्टर को देखेंगे। आज के इस वीडियो में आकलन और मूल्यांकन से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीटेट और DSSB पीआरटी और अन्य टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किए हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आकलन क्या होता है। आकलन को इंग्लिश में असेसमेंट कहा जाता है। असेसमेंट का जो हिंदी रूपांतरण होता है वह आकलन होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो सीखने के दौरान की जाती है। जो आकलन होता है यह पूरी पढ़ाई के दौरान होता है, अर्थात कि जो कुछ बच्चों को, विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, उस पूरे सीखने के दौरान यह एक सतत रूप से चलता रहता है। इसका जो उद्देश्य होता है प्रगति, समझ और कमियों का पता लगाना तथा उन्हें सुधारात्मक प्रक्रिया दी जा सके। आकलन के माध्यम से छात्रों की प्रगति और उनकी समझ में जो कमी है उस कमी का पता लगा करके और उसका उपचार किया जाता है, अर्थात उसमें सुधार लाया जाता है और उनके सीखने के स्तर को बेहतर बनाया जाता है। इसलिए यह आकलन किया जाता है। यह आकलन सीखने के लिए आकलन होता है, सीखने के रूप में आकलन होता है और सीखने का आकलन होता है। इस तरह से आकलन को 3 प्रकार से इसे बांटा गया है। पहला सीखने के लिए आकलन, दूसरा सीखने के रूप में आकलन और तीसरा होता है सीखने का आकलन होता है। मूल्यांकन क्या होता है? तो यह आकलन से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। जब हम किसी विद्यार्थी का आकलन करते हैं, उस जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है यह मूल्यांकन कहलाता है। यह बताता है कि क्या सीखा गया है और सीखने का स्तर क्या है, अर्थात विद्यार्थियों ने अभी तक क्या कुछ सीखा और वह किस लेवल पर अपनी उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं। इसे जो है मूल्यांकन कहा जाता है। सीटेट के परीक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में यह सीधे पूछ लिया जाता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है यह परीक्षा में अंकों के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने और उनकी योग्यता को तय करने में मदद करता है। इस प्रकार जो मूल्यांकन होता है इसके 3 निष्कर्ष निकल के आते हैं। पहला कि आकलन से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। क्या सीखा गया है या सीखने का स्तर क्या है, यह मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन से यह तय किया जाता है कि परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना और उनकी योग्यता को तय करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आकलन क्या होता है। बच्चों को लेबल, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या होता है? तो अभी आपने देखा कि जो आकलन होता है यह बच्चों के समझ में जो कमियां हैं उसे पता लगाना और उसमें सुधार करने का एक तरीका होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा कि आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आकलन के बारे में बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तो विद्यार्थियों का जो तुलनात्मक मूल्यांकन है यह एनसीएफ 2005 का विरोध करता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है, ये आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। तो भय और चिंता जहाँ पे होगी, यह भी बाल केंद्रित शिक्षा का विरोध करता है यह कथन, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो कथन 1 और 3 है यह सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो मूल्यांकन केवल नंबर के लिए किया जाता है, यह गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यह भी गलत है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, यह भी गलत है। जो मूल्यांकन होता है यह सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाता है।
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। तो प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना यह गलत है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना यह भी गलत है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। जो आकलन का उद्देश्य होता है यह विद्यार्थियों के समझ और उनकी कमियों को पता लगाना और उसमें सुधार करना होता है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना यह भी गलत है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा कि आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है बच्चे जो सीख रहे हैं उसके बारे में बच्चों ने क्या समझा, उसकी स्पष्टता कितनी है तथा जो कमियां हैं उस कमियों को पता लगाना, जो उनकी भ्रांतियां हैं उसको समझना और उसमें सुधार करना, यह आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। तो धीमी गति से सीखने वाला और प्रतिभाशाली बालक, इसमें तुलना करने की बात यह कथन कह रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, यह भी गलत हो जाएगा। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, यह भी गलत है। जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है यह आकलन के तत्पश्चात निर्णय लेने का एक प्रक्रिया होता है। इसलिए उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, अर्थात बच्चों ने क्या कुछ सीखा है और कितना सीखना बाकी है, इसका एक फीडबैक देना यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। परम शून्य स्थित होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमिक स्केल में, अनुपातिक स्केल में। तो जो परम शून्य जो स्थिति होती है यह अनुपातिक स्केल में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में शामिल होता है सरकार, वातावरण, अधिगम, मूल्यांकन। तो मापन की तुलना में मूल्यांकन शामिल होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, मूल्यांकन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रमिक मापनी या समानुपाती मापनी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की मापनी के लिए जो सर्वोत्तम मापनी होता है यह अंतराल मापनी होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह बी हो जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो बिल्कुल यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। आकलन के आधार पर बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। बच्चों ने क्या सीखा है यह जानना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और वह मूल्यांकन के उपकरण। छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वह उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन घटक होते हैं, पहला जिन्हें उद्देश्य कहा जाता है, दूसरा जो होता है वो अधिगम अनुभव होता है और तीसरा जो है मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक द्वारा यह आकलन किया जाता है कि उसके द्वारा किया गया शिक्षण कार्य कितना सफल रहा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगाता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो जो मूल्यांकन किया जाता है यह बच्चों के सीखने के स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन प्रक्रिया से। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में
अंतर करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यह भी गलत है। तुलनात्मक अध्ययन कभी नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों में। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है, यह भी गलत है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक मिलती है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, उसमें क्या सुधार करना है। इसका फीडबैक शिक्षकों को प्राप्त होता है आकलन से, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण का। तो मूल्यांकन से जो अभिप्राय होता है, यह छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। मूल्यांकन से यह ज्ञान होता है कि छात्रों के सीखने का स्तर क्या है और छात्रों ने कितना सीखा और कितना बाकी है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण व और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन के लिए। अधिगम में जो आकलन होता है, यह प्रेरणा के लिए होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आकलन सतत रूप से चलना चाहिए बच्चों का। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, अभी गलत है। आकलन शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने का काम शिक्षक द्वारा किया जाता है और शिक्षक को जब यह पता रहेगा कि बच्चों ने कितना सीखा और सीखने में कहाँ कमी है, तभी जाकर के शिक्षक उसमें सुधार कर पाएंगे। इसलिए आकलन शिक्षकों के द्वारा ही होना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, अभी गलत है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सत्य है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता रहता है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन होता है, यह छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। आगे भी देखते हैं। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया या और बच्चों ने सीखा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे गलत है। एकमात्र तरीका केवल आकलन नहीं हो सकता बच्चों से फीडबैक लेने के लिए, इसलिए यह गलत है। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी गलत है। आकलन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। यह बिल्कुल सत्य है। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है? अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है? आकलन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अवलोकनात्मक विधि। अर्जित ज्ञान का जो परीक्षण किया जाता है, इसके लिए आकलन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसे इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। अधिगम को सुगम बनाना, ग्रेड न प्रदान करना। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए यह गलत है। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यह ए हो जाएगा। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का
उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है इसी को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है यही निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। जो एफए एग्ज़ाम लिया जाता है बच्चों का स्कूलों में, यही जो है रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों ने कितना सीखा उसका पता लगाया जाए और जहाँ कमियां हैं उस कमियों को पता लगाकर उसे ठीक किया जाए, उसे सही किया जाए, अर्थात उसमें सुधार किया जाए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह ए हो जाएगा, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को बीच में चखता है तो वह क्या करता है, वह सीखने के लिए आकलन करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि होती है। जो सीखने के लिए आकलन होता है यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। जब विद्यार्थी सीखने के लिए आकलन करता है तो उसका जो है सीखने के प्रति जो है रुचि बढ़ जाती है और इस तरह से यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। इसके लिए एक विद्यार्थी को कहा जाता है कि तुम अपनी एक डायरी बनाओ और इस डायरी में जितना वो टेस्ट में नंबर पाता है स्वयं से उसे नोट करता चला जाता है। और इस तरह पहला टेस्ट में जो नंबर पाया, फिर जब अगली टेस्ट में वो नंबर पाता है तो उसे उस पर चढ़ा देता है, तो देखता है तो स्वयं से वह मूल्यांकन करता है कि पहले से ज़्यादा नंबर वो पाया है। फिर तीसरी बार देखता है कि पहले से और ज़्यादा पाया। तो इस तरह से सीखने की जो है अभिप्रेरणा उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। और यदि फिर अगले टेस्ट में वह पिछले टेस्ट से कम नंबर पाता है तो भी उसके अंदर यह प्रेरणा आती है कि उसे और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे वह अपने नंबरों में सुधार कर सकता है। इसलिए जो सीखने के लिए आकलन होता है यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? यहाँ पे नहीं है बताना है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। रचनात्मक आकलन जो होता है वह कमियों को पता लगाना और उसमें सुधार करने के लिए होता है। इसलिए यह विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करने के लिए नहीं होता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विद्यार्थी कितना सीख रहा है, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का चयन करना होगा। इसलिए शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना जरूरी होता है। इसलिए विद्यार्थियों का आकलन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। तो जब एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, फिर योजना बनाता है उसके बाद, और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वह क्या करता है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में
आमतौर पर निम्न शामिल होता है: तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें रचनात्मक मूल्यांकन अधिक किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। यहाँ पे जब रचनात्मक मूल्यांकन की बात होती है तो इसमें बच्चों को जो होमवर्क दिए जाते हैं यह भी एक तरह का रचनात्मक मूल्यांकन ही है। मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं भी रचनात्मक मूल्यांकन है, और प्रश्नोत्तरी और खेल भी रचनात्मक मूल्यांकन होता है। सत्र परीक्षा जो है यह रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर नहीं आता है, इसे जो है योगात्मक मूल्यांकन के अंदर रखा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का जो आकलन किया जाता है यह शिक्षकों के शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायक होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो विद्यालय आधारित आकलन होता है यह मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होता है। वह परीक्षकों की अपेक्षा अपने शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है यह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसलिए विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बच्चों का आकलन करना ज़्यादा बेहतर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। जब विद्यालय द्वारा परीक्षा लिया जाएगा अपने विद्यार्थियों का तो शिक्षकों को यह जानकारी होगी किस विद्यार्थी ने कितना समझा है और उसमें और कितना सुधार की ज़रूरत है, आगे जो है किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना होगा। ये सभी जानकारी तभी शिक्षक को हो पाएगा जब छात्र का आकलन विद्यालय आधारित आकलन होगा, विद्यालय के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है यह परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ये बताना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, तो बिल्कुल सत्य है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक रूप से होना चाहिए। यह भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 के द्वारा किया गया है, यह भी सत्य है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सत्य है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो है यह कथन नहीं है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संकल्पनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकल्पनात्मक आकलन,
विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए, केवल संरचनात्मक आकलन। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह सी हो जाएगा। अधिकतर बच्चों ने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल किए, अध्यापक उनके कम ग्रेड के लिए क्या करेगा? निदानात्मक मूल्यांकन, निपुणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा इसे हम निदानात्मक मूल्यांकन कहेंगे। जब बच्चों के सीखने में कमियों का पता लगाया जाता है तब यह निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित कराना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक को करिकुलर, जिसे हम पाठ सहगामी क्रियाकलाप कहते हैं, इन दोनों का नियमित रूप से जो आकलन किया जाता है यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों के अधिगम त्रुटियों को पहचान कर उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। इसकी अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। यह शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन है इसका अर्थ होता है शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र दोनों का सामूहिक रूप से जब मूल्यांकन किया जाता है तब यह व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। और जब यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती, पूरे वर्ष भर चलती है, तब इसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ। परीक्षा में बच्चों से जो प्रश्न पूछना चाहिए यह समझ और अनुप्रयोग पर आधारित होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की व्याख्या करना, सही उत्तर की पहचान करना, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं यह बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने के लिए होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। इसे पोर्टफोलियो आकलन कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। जब बच्चे अपने डायरी में, अर्थात जो उनकी स्कूल डायरी होती है, पूरे जो है दिन भर और इस तरह से डेली का, प्रतिदिन का अपने कार्यों को अंकित करते हैं, लिखते हैं और फिर उसका स्व अध्ययन करते हैं, अर्थात स्व मूल्यांकन करते हैं, तब यह पूरा पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह जो कथन है यह एक तरह का विश्लेषणात्मक है। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह विश्लेषणात्मक प्रश्न प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए ग्रेडिंग प्रणाली पर बल दिया जा रहा है। ग्रेडिंग प्रणाली में शिक्षार्थियों को सीधे साधे अंक
या श्रेणी में न वितरित करके ग्रेड दिया जाता है। यूजीसी तथा अनेक विश्वविद्यालयों ने सर्वसम्मति से 7 बिंदु ग्रेड अपनाने पर सहमत जताई है। ये बिंदु ओ, ए, बी, सी, डी और ई और एफ होता है। ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षक छात्रों के प्रश्नवार उत्तरों को सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन करते हैं तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए औसत ग्रेड ज्ञात कर लिया जाता है। एक शिक्षक प्रश्नपत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्नपत्र की या के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या वैधता। तो जब एक शिक्षक प्रश्नपत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि यह जो सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसके द्वारा बच्चों की जो परीक्षा ली जाएगी वह उनके विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वैधता। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति जो होता है यह वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति होता है। तो सर्वाधिक मूल्यांकन पद्धति जो होता है यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति होता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। इस तरह आज के इस वीडियो में आप लोगों ने आकलन और मूल्यांकन से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ समझा है। आशा है कि आगे से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे आप लोग बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप सीटेट के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, इसे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।